मंगलम स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे और आज हम लोग बात करने वाले हैं खासकर किंगडम मोनेरा के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने 2 क्लासेस पढ़ाया है और वहां पे मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में विशेष चर्चा किया था और वहां पे मैंने उन सभी मुद्दों पे चर्चा किया था जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि शाम को 7 बजे ये डेली क्लास आपको ये लगातार मिलेगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और जो बच्चे नोट्स चाहते हैं कंप्लीट, वो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे इसके पहले मैंने 2 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम के बारे में इसके पहले की वीडियो मैंने पूरा डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। और आज जो चर्चा करने वाले हैं मोनेरा के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, मोनेरा किसे कहते हैं और इनके क्या कैरेक्टर हैं और इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इन सारी बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर डेली मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किंगडम मोनेरा की बात करें। सबसे पहले मोनेरा जो है, मोनेरा के अंतर्गत सबसे ख़ास बात ये है कि सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न होता है कि क्या ये यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही होता है। अभी तो मान लीजिए क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पे पूरी तरीके से ये समझ में नहीं आता कि क्या ये यूकैरियोटिक तो नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्पीशीज़ जिसमें पूरी तरीके से जो न्यूक्लियस होता है प्री, या ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव स्टेज वाले सेल्स, ऐसे सेल जहाँ पे न्यूक्लियस पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ऐसे स्पीशीज़ को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मोनेरा के जो स्पेशल कैरेक्टर हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपको सेल दिखाई दे रहा है, सेल के साइज़ का कंपैरिजन यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे सेल हैं जिसका कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसे एनिमल सेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ आप देखेंगे, सेल के अंदर वाला जो पोर्शन है, इसे न्यूक्लियस एनिमल सेल का केंद्रक कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एनिमल का सेल है और इसमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से प्रेजेंट पाया जाता है, ठीक है। और प्रेजेंट होने के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये इनका जो नेचर होता है कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है, यूकैरियोटिक, जहाँ पे न्यूक्लियस पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम वायरस की बात करें, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये आप देखिएगा वायरस का कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देता है। और मैं आपके बैक्टीरिया की बात करूं, बैक्टीरिया आप देखेंगे कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया आपको दिखाई देगा और बैक्टीरिया के आउटर सेल वॉल से फ्लैजिला लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि सेल साइज कंपैरिजन में आपने वायरस को देखा, बैक्टीरिया का देखा और एनिमल सेल और न्यूक्लियस के बारे में आपने यहाँ पे जो हमारे मेन पॉइंट्स है, मैंने आपको सेल के साइज में किस तरीके का कंपैरिजन होता है, कौन छोटा हो सकता है और कौन बड़ा होगा, उसी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया है, ठीक है। इसके साथ एक न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक जो
बैक्टीरिया की बात करें, जो हम लोग मोनरा के बारे में जिसका अध्ययन करने वाले हैं, तो कुछ डिटेल स्ट्रक्चर नीचे आपको देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए। फिर यहाँ पे इसको एक एक कैरेक्टर को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सेल जो प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया का संरचना है, बैक्टीरिया में आप देखेंगे कि ये जो सबसे बाहरी संरचना होता है, सेल के बाहरी जो संरचना होता है वो किसका होता है, कैप्सूल का बना होगा। कैप्सूल के अंदर की तरफ जैसे ही चलेंगे सेल वाल मिलता है, ध्यान रखिएगा, सेल वाल मिलता है, सेल वाल मिलता है खासकर बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया के थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। और ठीक इन्हीं के सेंटर के साइड में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म का जो सेंट्रल वाला पोर्शन होता है वहाँ पे न्यूक्लियाइड पाए जाते हैं। और न्यूक्लियाइड में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए मिलता है। क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया एक तरीके का कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ध्यान रखिएगा। कैसा सेल है ये, एक तरीके का प्रोकैरियोटिक सेल है। और इसमें इनके शरीर के बाहर जो है, जो आप देख रहेंगे, इनके शरीर के जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है इसे फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला की वजह से बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना मूवमेंट करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं और इनके कुछ कैरेक्टर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इनके जो लक्षण हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है, मोनरा क्या है, मोनरा में प्रोकैरियोटिक आते हैं। क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक आते हैं। और एक ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस का प्रिमिटिव स्टेज होता है, ठीक है। और यहाँ पे सभी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सभी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कैसा होता है, यूबिक्विटस होता है। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, यह सर्वव्यापी होता है, बैक्टीरिया सब जगह पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद ये दो कैरेक्टर हो गए, दो के बाद हम लोग तीसरी की तरफ चलेंगे। तीसरा के जो कैरेक्टर है इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अभी हम स्ट्रक्चर में डीएनए का जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे हमने ये देखा कि जो बैक्टीरिया में डीएनए कैसा पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड, ध्यान रखिएगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कैसा पाया जाता है डीएनए, सर्कुलर। कभी भी बैक्टीरिया में या मोनरा की बात करें तो वहाँ पे जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर स्टेज में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, यहाँ पे नहीं पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें, सेल ऑर्गेनेल्स में आपका कौन कौन आता है, गोल्जी बॉडी की बात करें, गोल्जी बॉडी आता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर आपको किस में देखने को मिलेंगे, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेल ऑर्गेनेल्स किसके कैरेक्टर हैं, यूकैरियोटिक, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक मैंने 4 पॉइंट के बारे में मैंने जिक्र किया। मैंने ये कहा कि सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, ये सर्वव्यापी है। डीएनए यहाँ पे जो मिलता है वो सर्कुलर डीएनए मिलता है। सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको खास बता दूं कि यहाँ पे जो सेल वाल मिलता है, रिजिड सेल वाल का मतलब एक ऐसी कोशिका की दीवार या ऐसी कोशिका का जो सेल वाल होता है ये एकदम रिजिड फॉर्मेट में मिलता है। कैसा मिलता है, रिजिड फॉर्मेट में, मतलब ठोस होता है, मजबूत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे
जो आप सेल देखेंगे कैसा होता है, एकदम रिजिड टाइप का होता है। कैसा होता है, रिजिड होता है, ठीक है। इसके बाद राइबोसोम की बात करें, यहाँ पे जो राइबोसोम पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, 70S टाइप का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पे 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि मोनेरा में जो राइबोसोम है किस टाइप का मिलता है, 70S। ध्यान रखिएगा, 70S टाइप का राइबोसोम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इनकी संरचना की बात करें, फ्लैजिला के आधार पर इनका मोटाइल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, वरना देखिएगा में भी मोटाइल। यहाँ पे आप अगला पॉइंट देखेंगे कि अगले पॉइंट पे क्या है, जब ये मोटाइल हो सकता है, मोटाइल ये तब होगा जब यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और नॉन मोटाइल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ये अपना भोजन दूसरे के बॉडी से प्राप्त करते हैं। कहाँ प्राप्त करते हैं, दूसरे की बॉडी से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरो का मतलब क्या होता है कि हेटेरो का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देखिएगा। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि अपना जो भोजन दूसरे बॉडी से प्राप्त करें, चाहे वो सैप्रोफिटिक के फॉर्मेट में हो या पैरासाइट के फॉर्मेट में हो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और या कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अभी तक मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पॉइंट बताया, जहाँ पे सभी की सभी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की जितनी भी लाइनें हैं सब के सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऐसी कोई लाइन नहीं, कोई लाइन ऐसा नहीं है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट ना हो। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जो इनकी स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया, और स्ट्रक्चर के साथ साथ मोनेरा का जो अगला कैरेक्टर है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया किस आधार पर, बेस्ड ऑन देयर शेप। ध्यान रखिएगा, इनकी शेप के आधार पर, इनके आकार के आधार पर, बैक्टीरिया का आकृति कैसा कैसा होता है उसके आधार पर इनको बांटा गया। होते तो हैं कई प्रकार के, लेकिन यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के आधार पे सिर्फ और सिर्फ ये कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, पहला है कोकाई, दूसरा जो है बेसिली आपको दिखाई देगा, और तीसरा स्पाइरुला, और चौथे की बात करें तो विब्रियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कोकाई का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। कोकाई का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं या कोकाई कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। स्पोर्स की बात करें, स्पोर एक ऐसी संरचना होती है जहाँ पे ये इस तरीके की जो संरचना दिखाई देती है, इसे क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं, ठीक है ना। ये आप देखेंगे, बैसिलस का मतलब होता है कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो रॉड की तरह दिखाई दें, ऐसी संरचना को बैसिलस स्ट्रक्चर या बैसिली संरचना कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद स्पाइरुला की बात करें, स्पाइरुला में आप देखेंगे, स्पाइरुला का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, स्पाइरुला, और स्पाइरुला की जो आगे की संरचना है इसी को क्या कहा जाता है, फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको देखना है।
इसके बाद विब्रियो कॉलरी की बात करें, जो चौथा प्रकार है इसका, ये विब्रियो कॉलरी जो है कामा की तरह, ध्यान रखिएगा, विब्रियो कॉलरी की बात करें ये कुछ कामा की तरह स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कामा लगाते हैं कुछ उसी तरीके का इनका संरचना दिखाई देता है, खासकर बैक्टीरिया के, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के कितने प्रकार हुए? कुल 4 प्रकार हुए। कितने हुए हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया कोकाई, और दूसरा जो है बैसिलई, तीसरा स्पाइरेला, और चौथे की अगर हम बात करें तो विब्रियो कॉलरी जो कामा की आकार का होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये किसका क्लासिफिकेशन है? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया के पहले किस किंगडम के अंतर्गत आता है? मोनेरा के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद इनके रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिप्रोडक्शन जब भी होता है 2 प्रकार का, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल में ये 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन के द्वारा, और दूसरा जो होता है स्पोरुलेशन के द्वारा। किसके द्वारा? स्पोरुलेशन के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बाइनरी फिजन पाया जाता है, बाइनरी फिजन की अगर हम बात करें तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड, ध्यान रखिएगा, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 इंडिपेंडेंट डॉटर सेल। एक बाइनरी का मतलब क्या होता है? पहले ये समझ लिए कि कोई भी एक पेरेंट सेल अपना डिवाइड करके क्या करता है कि अपने आप को 2 भागों में ये विभाजित करता है, और ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट डॉटर सेल कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फिगर भी बहुत अच्छे से क्लियर है। ये आप देख रहे हैं कि कोई एक बॉडी है, ठीक है ना, और इस बॉडी में क्या हो रहा है कि सेल का डिवीज़न होगा, इनकी डिवीज़न होंगे, तो धीरे धीरे एक से कितने बनेंगे? ये 2 भाग में डिवाइड होगा। कितने भाग में? 2 भाग में डिवाइड होगा। और समय जैसे ही बीतेगा तो एक संरचना आगे की तरफ बढ़ेगी और दूसरा जो है दूसरी तरफ बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल पे जाएंगे, और जैसे ही पोल पे अलग अलग जाएंगे वैसे ही आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये इंडिपेंडेंट डॉटर सेल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इंडिपेंडेंट डॉटर सेल बना लेते हैं। और किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन का मतलब एक बॉडी जब टूट के 2 नए बॉडी की संरचना बना लें, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर हो रहा होगा, और यहाँ पे आपका एक एक जो पॉइंट है हम यहाँ पे सब कुछ क्लियर करेंगे। स्पोरुलेशन की बात करें तो स्पोरुलेशन क्या होता है कि जहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ध्यान रखिएगा क्या होता है? स्पोर प्रोड्यूस होता है। ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन कहा जाता है। द प्रोसेस इन विच द पेरेंट सेल प्रोड्यूस स्पोर and spores, each of which can develop into an independent organism। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होने वाला है ये स्पोरुलेशन के द्वारा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पोर का फॉर्मेशन तब होगा जब इनका अनफेवरेबल कंडीशन, ध्यान रखिएगा कभी भी स्पोरुलेशन की प्रक्रिया फेवरेबल कंडीशन में नहीं होगी। ये जब भी होगी फेवरेबल कंडीशन में होगा। कब होगा? फेवरेबल कंडीशन में होगा।
अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, ये आपको ध्यान रखना। अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में ही स्पोरुलेशन की प्रोसेस होगी। कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये कोई सेल है और इस सेल के जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा और इस स्पोर अंदर की तरफ होगा और इसलिए इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेल, एक ऐसा स्पोर जो सेल के साथ में हो, जो किसके साथ में हो, जो सेल के साथ में हो, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद थोड़ी सी और जब कंडीशन चेंज होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, ये जो स्पोर्स है सेल के बाहर की तरफ आ जाता है। यहाँ अंदर था और इस अंदर से यहाँ पे थोड़ा सा ये बाहर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, एक्सोस्पोर कहा जाता है। प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर ये स्पोर दिखाई देंगे तो ऐसी संरचना को क्या कहा जाता है, एक्सोस्पोर कहते हैं। और जब ये अंदर की तरफ दिखेगा तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, एंडोस्पोर। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि स्पोरुलेशन प्रोसेस, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन कि स्पोर का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। इसके बाद एंडोस्पोर कब होगा, जब सेल के साथ में होगा और जब सेल के बाहर होगा, तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, एक्सोस्पोर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये तो बात रही एसेक्सुअल में। एसेक्सुअल 2 तरीके का, एक बाइनरी फिजन, दूसरा स्पोरुलेशन। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्जुगेशन। क्या देखने को मिलेगा, कॉन्जुगेशन। Conjugation क्या होता है, it refer to the process by which one bacteria transfer its genetic material to another bacteria through direct contact। Conjugation का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया की ऐसी संरचना जो कॉन्जुगेट कर जाए, किसके द्वारा, एक ट्यूब के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये क्या करती हैं, एक बैक्टीरिया दूसरे बॉडी से क्या करता है, अटैच हो जाता है और इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उस जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर कर दूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है इस ट्यूब के द्वारा क्या होगा, इस बैक्टीरिया बी में चला जाएगा। मान लीजिए इसे ए कह दें और इसे क्या कह दें, बी कह दें, तो ये ए से किधर जाएगा, बी में, और किसके द्वारा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान जो वायरस होते हैं वो ट्रांसफ़र होगा। इस वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है। अगर बैक्टीरिया न दिया होगा तो आपको मोनेरा भी सही करना है। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी तक मैंने आपको चर्चा किया कि रिप्रोडक्शन की मोनेरा के जो किंगडम है, हमने आपको बताया कि इनकी जो बॉडी की जनरल कैरेक्टर थे उसके बारे में मैंने जिक्र किया, फिर इनका रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया और इनकी स्ट्रक्चर के शेप के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। इन 3 पॉइंट्स के बारे में मैंने अभी तक डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। तो कैसा लग रहा है ये क्लास आज आपकी? और मैं आपको बता दूं कि डेली शाम को 7 बजे ये क्लास होगी और फुल नोट्स आपको मिलता रहेगा। इसके बाद मोनेरा के कुछ और स्पेशल जो हैं वो हैबिटाट के आधार पर कौन कहाँ मिलता है, इसके आधार पर भी थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखिएगा कि आर्की बैक्टीरिया किसे कहते हैं, हेलोफिल्स किसे कहते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स किसे कहा जाता है, और मेथेनोजेन, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ठीक इसी तरीके से कुछ और कैरेक्टर हैं, जैसे जो बैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया
बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और माइकोप्लाज्मा, ये 5 प्रकार हैं और इन पांचों प्रकार के बारे में भी आपको देखना है। तो एक एक का एक्सप्लेनेशन करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे महत्वपूर्ण है और कहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्कीबैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम उनको हाईलाइट करेंगे, आप भी अंडरलाइन करते हुए चलना है। जो बता दें ये क्वेश्चन आना है तो आना है, ये भूल जाइएगा कि आप जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनना है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। तो आर्कीबैक्टीरिया की बात करें तो दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप दैट अकर इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स। ध्यान रखिएगा, ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये? सबसे मोस्टली प्रिमिटिव ग्रुप है जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है? एक्सट्रीम हैबिटाट में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? एक्सट्रीम हैबिटाट, एक ऐसी स्थान पे रहता है जो पूरी तरीके से एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक ऐसी स्थान पे जहाँ पे कंजेस्टेड होता है और वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, खासकर कौन देखने को मिलेगा? आर्कीबैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पहले की जो संरचना होती है या कह सकते हैं बैक्टीरिया के जो प्रिमिटिव स्टेज होता है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और एक एक पॉइंट्स को आपको नोट करते चल है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकॉन या स्यूडोम्यूरिन का बना होता है। किसका बना होता है? यह स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। सेल वॉल इनका पूछा गया है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल किसका बना होता है, तो आप क्या कहेंगे? सेल वॉल इनका जो बना होता है स्यूडो। ध्यान रखिएगा, अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। जब भी दिमाग लगाना है जो आपके सामने दिख रहा है इसी को रट लेना है। या तो आपको ये विकल्प में दिखेगा या तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये दिखेगा। इसे क्या कहते हैं? स्यूडोम्यूरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूडोम्यूरिन कहा जाता है या स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकॉन। यहाँ पे पी जो आप देख रहे हैं, पी पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? पी पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता है। इस वजह से इसे स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकॉन या स्यूडोम्यूरिन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दे आर द क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप। इनको 3 ग्रुप में, जो आर्कीबैक्टीरिया हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, कहाँ पे? इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कि आर्कीबैक्टीरिया के कितने ग्रुप में बांटा गया है? 3 भाग में। एक आपको देखने को मिलेगा हैलोफिल्स, दूसरा थर्मोसिडोफिलस और तीसरा जो है मेथेनोजन। ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हैलोफिल्स की बात करें, दे आर फाउंड इन एक्सट्रीमली सेलाइन एनवायरमेंटल। ध्यान रखिएगा, जो सबसे खारा ये ऐसी स्थान पे पाया जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि खारा एनवायरनमेंट। सेलाइन का मतलब जहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसे एनवायरनमेंट को सेलाइन एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो ये कहाँ पे मिलता है? हैलोफाइल्स, ये आपको देखने को मिलेगा। They have been observed in the Great Salt Lake and USA। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया गया है? ग्रेट सॉल्ट लेक, जो ग्रेट सॉल्ट लेक है USA में, वहाँ पे ये देखने को मिला है। कौन मिला है? हैलोफिल्स की चर्चा कर रहे हैं, आपको दिमाग में इसको रखना है। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल की बात करें, हैलोबैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, हैलोबैक्टीरियम इसका एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है, इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। 3 पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट में एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीन शॉट लेते चलिए और इसको नोट भी करते चलिए, ठीक है ना। थर्मोएसिडोफिल्स की बात करें, दे आर फाउंड इन द एनवायरनमेंट हैविंग। थर्मोएसिडोफिल्स का मतलब क्या होता है? थर्मोएसिडोफिल्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संरचना जहाँ पे थर्मो का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो और pH वैल्यू जिसकी कम हो। थर्मोएसिडोफिल्स की बात करें जहाँ पे pH वैल्यू क्या होती है? कम, और टेम्परेचर कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ऐसे लोकेशन को क्या कहते हैं? थर्मोएसिडोफिल्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं। दे हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन येलोस्टोन एसिड पोल यूएस। येलोस्टोन एसिड पोल और यूएस में ये आपको देखने को मिलेगा। येलोस्टोन आपको देखने को मिलेगा, येलोस्टोन और एसिड पोल और यूएस में आपको देखने को मिलेगा, जिसे क्या कहते हैं? सल्फोबोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फोबोलस कहा जाता है। थर्मोएसिडोफिल्स इन्हें कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मेथेनोजेंस की बात करें, दे आर फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? जैसे आपने गोट के बारे में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि उनका जो इंटेस्टाइन है वो 4 भाग में डिवाइड होता है, तो जो चौथा पार्ट होता है उससे क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स कहा जाता है। दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंग। ये आप जानते हैं कि गाय के गोबर से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है। और किस बैक्टीरिया के द्वारा? तो मेथेनो बैक्टीरिया आपके दिमाग में होना चाहिए। जब भी मीथेन गैस डंग से बनता है, डंग का मतलब क्या होता है? गाय का जो गोबर है उससे जो बनता है उसी से मेथेनो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहला हेलोफाइल्स मैंने चर्चा किया, दूसरा थर्मोएसिडोफिल्स और तीसरा जो है मेथेनोजेन। मेथेनो का मतलब मीथेन जनरेट होना, जहाँ से मीथेन गैस निकले उससे क्या कहते हैं? मेथेनोजेंस कहते हैं, मेथेनो बैक्टीरिया के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको यू बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे। यू बैक्टीरिया क्या है थोड़ा सा देखिएगा। यू बैक्टीरिया दे आर आल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यू का मतलब क्या होता है? ट्रू होता है। क्या होता है? यू का मतलब क्या होता है? ट्रू होता है। एक ऐसी बैक्टीरिया जो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड हो। थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे, मैं आपको बता दूँ कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सबसे बड़ा अंतर ये है कि आर्की बैक्टीरिया क्या है? प्रिमिटिव स्टेज वाला बैक्टीरिया है, जबकि यू बैक्टीरिया की बात करें जो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया है, ऐसी बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया कहा जाता है। दे आर आल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया एंड देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। इनकी जो सेल वॉल होती है किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकान का। जबकि मैंने आर्की बैक्टीरिया में क्या बताया? स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकान का। और जबकि ट्रू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकान का, ठीक है ना। दे कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया, सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस और माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है और इन सभी से क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया है। दूसरा जो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं।
तीसरा जो है क्या है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। चौथे की बात करें तो एक्टिनोमाइसीट्स, और पांचवा जो है आपका माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखिएगा, जो पांचवा है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो मैं चर्चा करने वाला हूँ साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि कन्फ्यूज़न क्या होने वाला है, थोड़ा देखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गाई, साइनोबैक्टीरिया को ही एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ध्यान रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं करना है, इस वजह से क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे एल्गी पढ़ के ये कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या ये बैक्टीरिया के अंतर्गत है या एल्गी में है, ठीक है ना। ये कन्फ्यूजन हो सकता है, जब भी आप एल्गी पढ़ेंगे तो इससे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। क्या कहना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक साइनोबैक्टीरिया है जो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप का मतलब जो अपना न्यूट्रिशन स्वतः बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। दैट कंटेन द क्लोरोफिल ए एंड फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन ये कलर पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस के समय जो लाइट में फोटॉन्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। कैप्चर करके क्या करते हैं कि क्लोरोफिल में यूज करते हैं, ठीक है ना, और CO2 और H2O को मिला के ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल की बात करें और फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन ये क्या है, पिगमेंट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। सो ग्लाइडिंग एंड ऑसिलेटरी मूवमेंट आर कवर्ड बाय ए जिलेटिनस शीथ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइडिंग एंड ऑसिलेटरी मूवमेंट आर कवर्ड बाय जिलेटिनस शीथ। ये जिलेटिनस शीट के द्वारा इनका बॉडी कवर्ड होता है। और यहाँ पे ग्लाइडिंग और ऑसिलेटरी मूवमेंट ये अपना क्या करते हैं, मूवमेंट दो तरीके से करते हैं, ग्लाइडिंग और दूसरा क्या होता है, ऑसिलेटरी टाइप का। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। फाउंड इन द फ्रेश वाटर मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल रीजन। ये कहाँ पे पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर का मतलब एक ऐसा वाटर जहाँ पे शुद्ध होता है। मेराइन और टेरेस्ट्रियल की बात करें तो मेराइन और टेरेस्ट्रियल ऐसे रीजन को कहते हैं जो समुद्री होता है, खारा होता है, जहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको क्या देखने को मिलेगा, नोट कर लेना है। साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत सबसे पहले आपको एनाबिना, ध्यान रखिएगा, एनाबिना के बारे में जिक्र करेंगे, फिर नॉस्टॉक के बारे में जिक्र करेंगे। बोथ आर हेट्रोसिस्ट एज वेल। ये कैसे होते हैं, हेट्रोसिस्ट की तरह होते हैं। हेट्रोसिस्ट का मतलब एक ऐसा सिस्ट जिसकी संरचना क्या हो, डिफरेंट हो। कौन कौन है, नॉस्टॉक और एनाबिना, ठीक है ना। ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। एक होता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना की बात करें, स्पाइरुलिना कैसा होता है, नीचे चला गया है तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर आपको देखने को मिलेगा स्पाइरुलिना। और दूसरा माइक्रोसिस्टिस की बात करें तो माइक्रोसिस्टिस कैसा होता है, ये कॉलोनियल होता है। कॉलोनियल का मतलब ऐसी प्रजाति जो समूह में मिलता हो, जो कॉलोनी के फॉर्म मिलता हो, जो एक जगह कई लोगों की उपस्थिति हो, ऐसे लोकेशन को क्या कहते हैं, कॉलोनियल कहते हैं। जहाँ पे माइक्रोसिस्टिस
एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ आपको देखते चलना है। जबकि नॉस्टॉक की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे जो नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। ये थोड़ा सा फिलामेंट के आकार का होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के साइनोबैक्टीरिया, उसके हम कैरेक्टर्स के बारे में देखा। अब आगे देखते हैं कीमोसिंथेटिक किसे कहते हैं। कीमोसिंथेटिक क्या होता है, थोड़ा सा देखिएगा। कीमोसिंथेटिक, दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड अमोनिया। नाइट्राइट, देखिएगा यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो अपना केमिकल के द्वारा, केमिकल में कौन आएगा, ऑक्सीडाइज होता है। क्या, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन आता है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड अमोनिया, ये तीन आते हैं जो क्या करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का कैरेक्टर शो करते हैं। और यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि एनर्जी दस रिलीज्ड इज़ यूज्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है इस प्रक्रिया के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़े से और आगे की तरफ चलते हैं। हेट्रोट्रॉपिक, ध्यान रखिएगा, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर, जो नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बैक्टीरिया है उसे क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, एक भी लाइन आपको छोड़ना नहीं है, सब कुछ लेके चलना है। मोस्ट ऑफ देम आर द सेप्रोफाइट्स यूजफुल इन द, कहाँ पे इनका यूज होता है, थोड़ा सा देखिएगा। कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, दूध से जब हम दही बनाने का काम करते हैं तो ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया यहाँ पे यूज़ में आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो है लेगुमिनस रूट, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन को यहाँ पे फिक्स किया जाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन को फिक्स करने की प्रक्रिया जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। और यह कहाँ पे देखने को मिलेगा, रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट में आपको देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक का जो प्रोडक्शन होता है कुछ इस तरीके से इस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट आपके, पहला कर्ड के फॉर्मेशन में, दूसरा नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, ठीक है ना, और तीसरा जो है एंटीबायोटिक बनाने में ये काम आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कुछ ऐसे हैं जो पैथोजेनिक नेचर में भी पाए जाते हैं और कुछ ऐसे डिसीज़ जो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। अगर हम प्लांट की और एनिमल की बात करें तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ह्यूमन से रिलेटेड जो डिसीज़ आपको देखने को मिलेगी, कॉलरा और टाइफाइड। पूछा गया है कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है या कॉलरा किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया का नाम लेंगे और बैक्टीरिया में कौन सा, क्लोरेला, ठीक है ना। और टाइफाइड में टाइफाइड का नाम लेंगे। यही आपका नाम पूछा है, इसका डिटेल जो है वो कभी पूछा नहीं जाता है, उसके जिक्र हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद यू बैक्टीरिया में बात करें, एक्टिनोमाइसिटीज, ध्यान रखिएगा। एक्टिनोमाइसिटीज क्या होता है, यह माइसीलियल बैक्टीरिया है दैट हेल्प डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल। ध्यान रखिएगा, एक्टिनोमाइसिटीज एक ऐसी बैक्टीरिया जो कि माइसीलियल होती है, ध्यान रखिएगा, माइसीलियल होती है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर देता है। क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। कौन, ऑर्गेनिक मटेरियल को कौन करता है, काइटिन के द्वारा, ठीक है ना। प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का ये प्रोड्यूस करते हैं।
कॉमनली फाउंड इन सॉयल में ये पाया जाता है। कहाँ मिलता है? सॉयल आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड एक्वाटिक रीजन की बात करें तो बोथ फ्रेश एंड मेराइन दोनों नेचर में आपको ये देखने को मिलेगा यू बैक्टीरिया, ठीक है ना। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है स्ट्रेप्टोमाइसीज एक्टिनोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद माइकोप्लाज्मा की बात करें, माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। कैसा सेल है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। आल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा के एक और नाम से जानते हैं पीपीएलओ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेना है, लिख लेना है, रट लेना है। क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक पी से प्लूरो, दूसरे पी से निमोनिया, और एल से क्या हो जाएगा? लाइक हो जाएगा, और ओ से ऑर्गेनिज्म। तो पीपीएलओ किसे कहते हैं ये भी पूछा जाता है, तो क्या कहेंगे? माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, लाइक सिल्वाल एंड आर नॉन मोटाइल। यहाँ पे जो सिल्वाल होता है, ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? कि सिल्वाल यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको बता दूं कि सिल्वाल यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। फिर से मैं आपको बता दूं कि सिल्वाल यहाँ पे एब्सेंट होगा। एंड आर नॉन मोटाइल। ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जिबिट प्लियोमॉर्फिज्म एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? कि इनकी बॉडी में सिल्वाल एब्सेंट होने की वजह से इनकी बॉडी की संरचना फिक्स नहीं होती है, और इस वजह से इन्हें जोकर ऑफ बायोलॉजी भी जोकर भी कहा जाता है, बायोलॉजी का जोकर भी कहा जाता है, और प्लियोमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। और सबसे खास बात ये भूलना नहीं है, क्या है कि कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करते हैं। विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन की सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन? माइकोप्लाज्मा की बात हो रही है। विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल, और एनिमल और प्लांट के लिए दोनों क्या है? पैथोजेनिक, रोगजनक जो है पैदा करने का ये फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में मैंने मुनरा ख़त्म कर दिया है, और कल हम आपको 7 बजे प्रोटिस्टा के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटिस्टा के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो आज जो मैंने आपको बताया एक बार फिर से देख लेते हैं आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मुनरा के अंत के कैरेक्टर्स के बारे में मैंने चर्चा की है, कितने प्रकार के हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, और इनके साइज के आकार पे मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद मैंने इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। इन सभी पॉइंट्स को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आपको भूलना नहीं है, एक एक पॉइंट को आपको लिखते हुए चलना है। इसके बाद आगे की तरफ इनके शेप के आधार पर ये 4 प्रकार के हैं, इनकी संरचना भी आप देख लेना है, और किसमें स्पोर और किसमें फ्लैजिला बन रहे हैं ये भी आपको रट लेना है। इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके होता है, एज सेक्सुअल और सेक्सुअल। एज सेक्सुअल और सेक्सुअल की बात करें तो एज सेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन और दूसरा स्पोरिलेशन, और जो सेक्सुअल होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। दरअसल ये पूरी तरीके से एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ कि कॉन्जुगेशन दरअसल जो होता है वो नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन के द्वारा जो होता है ये एक प्रोसेस है जहाँ पे
जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आर्की बैक्टीरिया के 3 प्रकार हैं, ये आपको पढ़ना था। फिर यू बैक्टीरिया के बारे में साइनो बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और माइकोप्लाज्मा के बारे में जिक्र किया था। आर्की बैक्टीरिया के मैंने आपको जो कैरेक्टर थे ये मैंने आपको बता दिया, और इनके कितने ग्रुप हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ग्रुप के साथ साथ जो इनके यू बैक्टीरिया होता है कितने प्रकार के होते हैं, साइनो बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉपिक, एक्टिनोमाइसीट्स और माइकोप्लाज्मा के सारे कैरेक्टर के बारे में मैंने बताया, किसकी सलवाल किससे बनी होती है और क्या इंपॉर्टेंट है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है, ठीक है ना। इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल हम प्रोटिस्टा के बारे में शाम को 7 बजे, ठीक है ना। चलिए, कैसा लगा ये वीडियो, और यहाँ पे आप अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये क्लास डेली मिलनी है, और यहाँ पे हम एक ही दिन में पूरा नहीं ख़त्म करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके कंप्लीट करना है, ठीक है ना। कल मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में चर्चा करेंगे, फिर फंजाई आएगी, फिर वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, सिलेबस भी और समय के साथ आपका कंप्लीट भी होता रहेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ें, कौन सी रणनीति बनाना है। तो हमारा नंबर है 9264924386। इस नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। Hmm.